जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज तारीख़ है 15 अगस्त 2025। यौम आज़ादी के बाद एक ट्रेडिंग सेशन और वीक का लास्ट दिन, जिसमें हमने जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो बड़ी लिमिटेड देखी है और एक्सपेक्ट भी हम यही कर रहे थे कि जो यौम आज़ादी की तकरीब है उसके बाद एक छुट्टी के बाद जो मार्केट के अंदर गहमी की सूरत हाल होती है तकरीबन हर फ्राइडे को, वैसी नहीं देखी जाएगी और एक लिमिटेड एक्टिविटी होगी। तो कुछ सेक्टर्स के अलावा थ्रू आउट द मार्केट ऐसी ही लिमिटेड एक्टिविटी देखी गई है जैसी कि हमने इसको प्रोजेक्ट किया था। मार्केट में आज जो सिचुएशन रही है उस पर बात करने से पहले हम एक बेसिक सवाल की तरफ आते हैं और वही आज का हमारा मौजू है कि क्या मार्केट का बुल फेज़ ख़त्म हो गया है या क्या मार्केट अभी भी अपने बुल फेज़ के अंदर है। ये वो सवाल है जो अक्सर मुख्तलिफ़ लोगों के जहनों में आता है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो इसको एड्रेस करना मेरे ख़्याल से मुनासिब होगा। पहले हम बात कर लेते हैं आज की जो कारोबारी दिन रहा उसमें जो सूरत हाल रही इस आखिरी वीक के आखिरी ट्रेडिंग डे की। उसमें जो पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन है वो लकी सीमेंट, ईफर्ट, मीज़ान बैंक, ABL, HMB, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसी तरह से बैंक अल हबीब यानी बैंकिंग सेक्टर आज भी पेश रहा। इसके साथ FFC ने साथ दिया और उसके साथ जो एयरलिंक है, नेटसोल है, टेक्नोलॉजी में AVN, ऑक्टोपस आज एक बार कैप रहा स्टॉक। तो इन स्टॉक्स के अंदर आज तेज़ी का रुझान देखा गया। अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें जो कंटिन्यूसली पिछले दिनों से परफॉर्म करते आ रहे थे, यानी उनमें ऑयल एंड गैस सेक्टर था, उसके साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ थे वो स्टॉक्स थे और ख़ुसूसन HBL की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो आज वो रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर थे और आज उन्होंने पॉइंट्स का अखराज किया है, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है उन स्टॉक्स के अंदर। आज मार्केट टोटल 37 पॉइंट्स माइनस हुई है और अगर मार्केट का लो देखें तो 1,46,270 यानी 260 पॉइंट्स का लो है और अगर मार्केट का हाई देखें तो 1,47,534 का है, यानी तकरीबन 1,000 प्लस जो 1,005 पॉइंट्स प्लस मार्केट हुई है। और अगर अपने हाई से देखा जाए तो मार्केट तकरीबन एक वक्त में कोई 1200-1250 पॉइंट के करीब माइनस हुई है और अभी जो क्लोजिंग दी है वो इंट्राडे हाई से 1,042 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग दी है, यानी आपने इंट्राडे हाई से काफ़ी नीचे क्लोजिंग दी है। अलबत्ता परसों की जो क्लोजिंग आई थी उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तकरीबन इंडेक्स ने उधर ही क्लोजिंग दी है। तो ये तो सूरत हाल प्रॉफिट टेकिंग की रही है और 186 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जिसकी टोटल मालियत जो है वो 22 अरब रुपए बनती है। KSA 100 इंडेक्स का ये वॉल्यूम है और मालियत भी यही है। अगर डिक्लाइनर्स में देखें तो हबको ने भी कंट्रीब्यूट किया, PSO ने भी, सिस्टम्स और अस्करी बैंक ने, नेशनल फूड और सीमेंट सेक्टर में से ज़्यादातर FCCL यानी फौजी सीमेंट में माइनस कंट्रीब्यूशन की है। तो ये मार्केट के पार्टिसिपेंट्स थे जिनकी वजह से मार्केट में आज उतार चढ़ाव देखा गया। आज लैक ऑफ इंटरेस्ट इस वजह से था कि आगे चूँकि वीकेंड है और 2 छुट्टियां हैं, तो इन दोनों छुट्टियों में न्यूज़ का जो इनफ्लो है वो कैसा रहता है उसके ऊपर जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादातर वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर एग्जिट लेते हैं और जो अगले दिन फिर जब मंडे वाले दिन यानी ट्रेडिंग सेशन जब होगा तो ये 2 दिन का जो न्यूज़ का फ़्लो है उसका इम्पैक्ट फिर हम वहाँ देखेंगे। कुछ न्यूज़ थी डेली बेसिस के ऊपर जो न्यूज़ का फ़्लो रहता है, उनमें नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है उसने डिमांड किया है कि स्टील के हवाले से जो रॉ मटेरियल है और जो आयरन के ऊपर ड्यूटी है और स्टील के रॉ मटेरियल के ऊपर जो ड्यूटी है वो ज़ीरो की जाए और मिनिमम जो उसने किया है टैरिफ का जो है वो 11 से 12% है कि ये मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज़ पहली डिमांड जो है वो ज़ीरो करने की है। इस वजह से हमने देखा कि स्टील सेक्टर के अंदर आज बड़ा काम देखा गया। अक्रॉस द बोर्ड स्टील के तमाम जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो इत्तेफाक स्टील हो, मुगल हो
या जो ISL है, इस तरह से बाकी जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक अच्छी मूव देखी गई है। और इस मूव की ये वजह, ये ख़बर थी जो आपके साथ शेयर की है। आरिफ हबीब ग्रुप ने, यानी आरिफ हबीब का जो रिसर्च पोर्टल है उससे उस जो रिसर्च रिपोर्ट है उससे जब ख़ुसूसन फर्स्ट हाफ के एंड पर और सेकंड हाफ के शुरू में जब ये रिसर्च और रिपोर्ट शाये की गई कि गंधारा ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ जो है, यानी GL गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, ये 764 रुपये तक जा सकता है बाय द फाइनेंशियल ईयर 26, यानी जो 25 का जुलाई 25 से जुलाई 26 तक जो फाइनेंशियल ईयर है, मौजूदा जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके एंड तक GL का शेयर 764 रुपये जा सकता है। ये उसने टारगेट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल डाटा और मार्केट के अंदर जो मौजूद डाटा है उसको एवेलुएट करने के बाद और उनकी सेल्स की और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदाज़े लगाने के बाद उन्होंने कहा कि ये कंपनी इतना कमाएगी और शेयर की प्राइस के अंदर इतना इजाफा हो सकता है 764 रुपये। तो आज हमने देखा कि उस वक्त 554 के आसपास GL ट्रेड कर रहा था और इस खबर के शाये होने के बाद, इस रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद 584 रुपये 85 रुपये का हाई लगाया स्टॉक ने और ऑलमोस्ट 570 के आसपास ट्रेड करता रहा है, 570 से 578 के आसपास। ये वो लेवल है जो स्टॉक का जिसने आज इसको एक सपोर्ट भी बनाया है और ऊपर जाने के लिए ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पर भी अब एक्ट करेगा। अब न्यू सपोर्ट इसकी बन गई है इंट्राडे के अंदर। कोई इतनी तगड़ी सपोर्ट नहीं होती लेकिन ये इंट्राडे में होती है। तो इस हवाले से जो ख़बरों के हवाले से या रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से जो स्टांस होता है वो हमारा वही है कि इन रिसर्च को आप पढ़ना ज़रूर चाहिए, लेकिन इनको देखकर या इन रिसर्च को पढ़ने के बाद जो बाइंग स्टांस है वो नहीं लेना चाहिए। आपकी बाय की स्ट्रेटजी और एग्ज़िट की जो स्ट्रेटजी है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, ना कि कोई रिसर्च रिपोर्ट शाये हो और उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी जो सेंटिमेंट्स हैं वो ट्रिगर हो और उन सेंटिमेंट्स की बुनियाद के ऊपर आप उनको बाय कर लें। तो ये एक ट्रिगर्ड बाय होगी जो कि एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जैसे कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स है, किसी की रिकमेंडेशन है, कोई ब्रोकरेज हाउस से कॉल है। तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप बाय करते हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। आपकी इंटरनल जो रिसर्च है, आपकी इंडिविजुअल जो रिसर्च है और उसको आप जो है वो मुख्तलिफ डाटा के साथ रिकनसाइल करें, फिर उसके बाद उसके अंदर बाइंग स्टांस लेना चाहिए कि क्या वाकई इस बात के अंदर कोई दम है या नहीं है। तो जो सरेदस्त अगर हम इसकी सेल्स को देखें और बाकी सारे डाटा को रिव्यू करें तो जो आने वाला रिज़ल्ट है वो हमें बताएगा कि ये रिसर्च रिपोर्ट जो है वो कितने पानी में है और 764 तक जा सकता है या नहीं जा सकता। जो आने वाला रिज़ल्ट है और आने वाले जो इसकी अर्निंग्स हैं और उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बताएंगी। तो इसलिए कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कल परसों 764 रुपये पर चला जाएगा और यहाँ पर हम कोई मिस ना कर दें। फियर ऑफ मिसिंग जो है, मिसिंग आउट यानी फोमो जिसको कहते हैं, तो वो फोमो जो है अपने अंदर जब आप पैदा नहीं होने देंगे तो फिर आपके जो डिसीजंस हैं उनकी जो एक्यूरेसी है उसका इम्कान बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरी खबर रही कि चैलेंज फैशन ग्रुप ऑफ चाइना जो है, ये एक चाइनीज़ लीडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर टेक्सटाइल के मुख्तलिफ कंपनीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। तो पहले 2014 में इसने तकरीबन $17 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की। अब $100 मिलियन की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और ये इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज़ के अंदर हो सकती है, ख़ुसूसन जो फ़ैशन से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनीज़ हैं, फ़ैशन डिज़ाइनिंग से पाकिस्तान के अंदर, और वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं और उनको फ़ायदा होगा। तो $100 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट करेगा आइंदा 5 साल के अंदर, जो पाकिस्तान इकनॉमिक काउंसिल है उसके थ्रू ये करेगा और 5 साल पर मुहित होगी, $100 मिलियन की होगी। ये चूँकि नाम से ही आप देखें तो इसका नाम जो है वो फैशन चैलेंज फैशन ग्रुप है।
तो ये जो ऐसे टेक्सटाइल हैं जो फैशन इंडस्ट्री के अंदर जिनका प्रोडक्ट्स चलते हैं, तो उनमें आप गौर करें कि वो कौन से हैं। चले मेरे ज़हन में तो एक है, मैं आपसे के साथ शेयर कर देता हूँ। इमेज पाकिस्तान, इमेज का जो शेयर है ये 22-24 रुपए से लेकर 34-35 रुपए तक हाई लगाने के बाद दोबारा 27 रुपए के आसपास जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसको देखना चाहिए। हो सकता है कि अगर इमेज के साथ ये इम्कान है, कोई मेरा ज़ाती जो है राय है कि अगर फैशन के हवाले से देखा जाए तो इमेज का इसके अंदर जो है वो नाम आता है। तो अगर इनको भी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ स्पेस मिलती है तो इस कंपनी के ऊपर जो है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख सकेंगे। उसके बाद अगली जो खबर है वो यूएस कंपनीज़, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, कोई एक दो नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर अपने इकोनॉमिक फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए कोशिशां हैं और कोशिशें कर रही हैं। वीकली जो इन्फ्लेशन है उसने 0.31% इंक्रीज़ किया है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। ये हर जुमे को जो वीकली इन्फ्लेशन है वो उसका डाटा आता है। तो जो मंथ वाइज होता है वो फिर एंड पे आ जाता है, चारों हफ्तों का इकट्ठा होकर। तो अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो एक दफ़ा बॉटम लगाने के बाद इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के दरमियान अगर देखें तो बहुत थोड़ा रूम बच जाएगा अगर इसी तरह से इंक्रीज़ होता हुआ इन्फ्लेशन हमें आगे भी दिखाई दिया। और इंटरेस्ट रेट कम करने की जो बातें हो रही हैं, मेरे ख्याल से उसके लिए गुंजाइश कुछ ज़्यादा नहीं निकल सकेगी। अगर बहुत ज़्यादा भी निकली तो कोई 50 बेसिक पॉइंट्स या 100 बेसिक पॉइंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकता है गुंजाइश, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी 11% है तो वो 10% या 10.5% पर इंटरेस्ट रेट आ सकता है। तो इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली जो है वो बात नहीं है। मार्केट अगर 10% भी आप पर भी कट हो जाता है, 1% भी कट होता है, तो मार्केट ऑलरेडी इसको प्राइस इन कर चुकी हुई है, क्योंकि इंडेक्स जो है वो 126 से लेकर 150 के आसपास आ चुका है, 148 के आसपास आ चुका है। आप लोगों ने कुछ शेयर्स पूछे हैं, उन शेयर्स को उनका एनालिसिस मैं आपके साथ अपनी राय शेयर करने के बाद मार्केट के बुल फेज़ के हवाले से हम बात करेंगे। तो DCL का आपने पूछा, DCL दीवान जो सीमेंट है ये अपना एक ऑल टाइम हाई इसने लगाया, जो रिसेंटली 52 वीक्स का ऑल टाइम हाई है, वो 16 रुपये प्लस में था और अभी 12 रुपये 12.5 रुपये के आसपास इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर इसकी मेजर सपोर्ट जोन देखें तो वो पहले भी मैंने आपसे शेयर की थी और दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि वो 11 रुपये की, ऑलमोस्ट 11 रुपये की है और 50 पैसे नीचे यानी 10.5 रुपये, 11 से 10.5 रुपये के आसपास इसकी जो मेजर सपोर्ट है ये इसका सपोर्ट जोन है। इससे ऊपर रहता है तो ये अप ट्रेंड के अंदर है, और अगर इससे नीचे चला जाता है तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, फिर ये फर्दर नीचे रिटेस्ट कर सकता है 9 रुपये को भी। तो इसलिए अगर 10.5 के आसपास आपका स्टॉप लॉस है तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर जो है अभी तक आप इसमें के अंदर जो परेशानी वाली बात है वो नहीं है, घबराने वाली बात इसके अंदर नहीं है, अभी अपने अप ट्रेंड के अंदर है। और अगर इसकी जो टीपी देखें या रेजिस्टेंस देखें, पहली रेजिस्टेंस 14 रुपये 90 पैसे के आसपास है, ये इसका सप्लाई जोन है। अच्छा, सप्लाई जोन और डिमांड जोन ये दो चीज़ें होती हैं। डिमांड जोन वो होता है जहां पर शेयर की ख़रीदने की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे इसका 11 रुपये से 10.5 रुपये के दरमियान इसका डिमांड जोन है DCL का। और अगर ये 14 रुपये 90 पैसे के आसपास जाता है, यानी 14.5 से जैसे ही ऊपर जाएगा 15 रुपये की तरफ, तो इसका सप्लाई जोन आ जाएगा। वहाँ बहुत सारे लोग माल छोड़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। जैसे ही ये शेयर ऊपर जाएगा तो लोग माल छोड़ेंगे, बेचेंगे, और जैसे बेचते जाएंगे तो शेयर की प्राइस के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आएगा और शेयर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पर 11.5 से 10.5 के दरमियान डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली शेयर जो है वो नीचे नहीं जाएगा, नहीं गिरेगा। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर दो लफ्ज़ों के अंदर इसको कंक्लूड किया जाए तो भाई ये डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड का फंडा है, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। जहाँ पर प्राइस के अंदर जो है वो डिमांड आ जाती है तो प्राइस उससे नीचे नहीं जाती और प्राइस वहाँ खड़ी रहती है, और जब डिमांड ज़्यादा क्रिएट होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस शूट कर जाती है, ऊपर बढ़ जाती है। और इसी तरह से प्राइस जब थक जाती है, यानी कोई शेयर जब ऊपर जाते हुए थक जाता है तो इस वजह से थकता है कि वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा आ जाती है और डिमांड कम हो जाती है। तो यानी देने वाले शेयर बेचने वाले ज़्यादा और लेने वाले का इंटरेस्ट कम होता है,
तो इसकी वजह से वो देने वाला और नीचे 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 प्राइस को मारता चला जाता है, यानी और सस्ता देता है और प्राइस गिरती चली जाती है। सप्लाई ज़्यादा आ रही होती है, डिमांड कम हो रही होती है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड ही का चक्कर है और कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी जितनी भी बातें हैं वो जो है वो फरोई मसाइल हैं, जो बेसिक मसाइल हैं वो सप्लाई एंड डिमांड के ही इसका जो है वो पूरा का पूरा 360 इसी के इर्द गिर्द घूमती है स्टॉक मार्केट। इसके अलावा ठट्ठा सीमेंट का आपने पूछा, तो ठट्ठा सीमेंट जो है वो इसकी सपोर्ट देखें तो चूँकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है और 200 के करीब से स्प्लिट हुआ है, तो 242 का वैसे इसने हाई पोस्ट किया था और वहाँ से फिर नीचे आया 160-70 की तरफ और फिर 190-200 के करीब ये स्प्लिट हुआ। सपोर्ट 42 की है, इसकी छोटी सी सपोर्ट है क्योंकि अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ है और अभी बिल्कुल फ्रेश मूव है, नई मूव है, तो अभी हम इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका पहले फ्री फ्लोट बहुत कम था, ऑलमोस्ट 15% था। अब इसका फ्री फ्लोट जो है वो 30% हो गया है। तो कंपनी ने अपना फ्री फ्लोट इंक्रीज़ किया है। एक ये भी सिचुएशन होती है कि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स को, जिसके पास मिसाल के तौर पर 5000 शेयर पड़ा हुआ है, तो जब वो स्प्लिट हुआ 10,000 शेयर हो गया, तो अब कंपनी जो है उससे वो ख़रीदने में आसानी भी होती है कंपनी को कि 10,000 शेयर जब किसी के बंदे के पास हो गया तो वो मेंटली ये कहता है, उसका ज़हन ये कहता है कि देखें 5,000 शेयर था, अब 10 हो गया, चलो 5 बेच देता हूँ, 5 पड़ा रहता है। और इस तरह से वो जो शेयर 10,000 वो नहीं बिक रहा था, वहाँ 5,000 वो वहाँ पे 200 रुपये पे नहीं छोड़ रहा था, अब उसने वहाँ से जो है वो 5,000 छोड़ दिया, यानी हाफ़ क्वांटिटी छोड़ दी और हाफ़ अपने पास रख ली। तो ये शेयर्स को अकैमुलेट करने का भी एक सिलसिला होता है जिसमें चंद हाथों के अंदर फिर शेयर आ जाता है और उसके बाद फिर जो जिस तरह मर्ज़ी शेयर को चलाते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, अमकान है, लाजमी नहीं है कि ठट्ठा सीमेंट के अंदर भी इस तरह से कोई बात हो। ये एक मैंने अमकान की बात की है। तो ठट्ठा सीमेंट की जो 42 रुपीज़ की सपोर्ट है उसके आसपास को लेना चाहिए। 46 इसकी एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, इसको पार करता है तो 50 रुपीज़ का इसका पहला टारगेट हो सकता है। शेयर के अंदर अभी एहतियात करनी चाहिए, वेट वॉच एंड सी की जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट हो सकती है। उसके बाद बनु विलियम मिल्स का पूछा है BNWM। देखें 100 प्लस होने के बाद ये 70 रुपीज़ के आसपास ने लो लगाया। इसकी अगर सपोर्ट देखें तो 71 रुपीज़ है, इसको रिटेस्ट करने के बाद अब ऊपर आया है 79.72 के आसपास क्लोजिंग है, यानी 80 रुपीज़ की क्लोजिंग कंसीडर करें तो आगे जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 98 रुपीज़ की है। अगर 98 रुपीज़ को पार करता है तो फिर ये दोबारा अपना नया हाई बनाएगा, अदरवाइज़ वहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर इसका मतलब है कि ये इसका लोअर हाई होगा और फिर आगे फिर तैयार हो जाएंगे, इसका लोअर हाई जो है हायर लो भी बनेगा, यानी आप 70 बनाए तो फिर ये 60 बनेगा या इससे भी कम बनेगा। तो ये 98 रुपीज़ की अगर उसको रेजिस्टेंस को पार नहीं करता, उसको पार करना चाहिए। तो पहला जो एक छोटी सी रेजिस्टेंस है वो 90 रुपीज़ के आसपास, फिर 98 रुपीज़ के पास मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लोजली वॉच एंड सी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपके पास नीचे की होल्डिंग है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो यूज़ करना चाहिए, और अगर ऊपर की होल्डिंग है तो यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं इसको, जो 77-78 के पास जो आप इसकी एवरेज कर सकते हैं। बाकी कोई इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आपको ये न्यू हाइज़ या न्यू टारगेट्स जो है वो अचीव करवाएगी। तो मेरा ख्याल से इसके अंदर जो अकमुलेशन है वो चंद हाथों के अंदर है और इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक कंपनी के शेयर की जो परफॉर्मेंस होती है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है उसकी बुनियाद के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं कि ये जो है वो कंपनी स्ट्रांग है और खड़ी रहेगी, लेकिन इसके पीछे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो लिहाजा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना बेहतर हो सकता है। अब मार्केट के बुल फेज़ की तरफ आते हैं। तो मार्केटें जो जब मार्केट्स के अंदर बुल फेज़ आता है ना, तो आम जो पार्टिसिपेंट्स समझ रहे होते हैं, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद अब इसका टॉप लग गया है, शायद अब यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो मार्केट ऐसा नहीं होता। मार्केट का जो बुल फेज़ होता है वो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यानी अगर मार्केट का देखें, हमारी मार्केट का देखें तो 2018 या 17 के बाद से मार्केट का जो बियर फेज़ है, जो बियरिश फेज़ है इसका 2017 से लेकर 2023 तक कंटिन्यू हुआ, और इस दौरान में कोरोना भी आया,
गवर्नमेंट चेंज हुई, नून लीग की जो गवर्नमेंट थी उसको घर भेज दिया गया, इमरान खान को लाया गया। उसके बाद फिर जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट कोरोना के मसाइल का शिकार हो गई, उसमें पूरी दुनिया की इकानमी जो है वो इन्वॉल्व हुई, पूरी दुनिया की इकानमी ने सफ़र किया। उसके बाद फिर दोबारा से रिवाइवल आया और फिर पाकिस्तान के अंदर फिर से जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स चली और गेम ऑफ थ्रोन्स में फिर पीटीआई को पर्दा आम से जो है वो स्क्रीन से हटाया गया और उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो नून लीग का रिवाइवल हुआ, नून लीग की हुकूमत आई। अबूरी हुकूमत के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी हुई, फिर उसके बाद दोबारा से नून लीग की हुकूमत, उसके अंदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए, IMF का प्रोग्राम मिल गया और ये सारी चीज़ें। तो मार्केट का जो बुल फेज़ है वो 2024 से स्टार्ट हो रहा है। अब आप बियर फेज़ देखें तो 2017 के एंड से लेकर या 2018 के से लेकर 2023 यानी 5 साल तक इसका बीरिश फेज़ है। तो अभी आपके बुल फेज़ को तो 2 साल भी नहीं हुए, अभी इसके अंदर जो पूरे का पूरा जो मोमेंटम है वो उसी तरह से मौजूद है। शॉर्ट टाइम के ऊपर जो करेक्शंस हैं वो मार्केट के अंदर आती रहेंगी, वो चाहे 10% की हों या 20% की करेक्शंस हों, वो न्यूज़ ड्रिवन हो या सेंटिमेंट ड्रिवन हो या इवेंट ड्रिवन हो। देखें, या न्यूज़ आती है उसकी वजह से करेक्शंस आती हैं, या सेंटिमेंट्स मार्केट के ख़राब होते हैं वो भी किसी न्यूज़ की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ख़राब होते हैं, या फिर जो कोई इवेंट ऐसा होता है जैसे इंडो पाक वार हुई, US टैरिफ का हुआ, उसके बाद फिर ईरान इजराइल वार के दरमियान अमेरिका का कूदना और फिर मार्केट का नीचे जाना, दुनिया की मार्केट का इम्पेक्ट होना, ये इवेंट बेस हैं। और इसी तरह से कोरोना की जो दौर के अंदर जो मार्केट गिरी वो भी इवेंट बेस थी। तो मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शंस आएंगी, इसी तरह से आपके इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर भी थोड़ी बहुत करेक्शन आएंगी, लेकिन उनका बुल फेज जो है वो ख़त्म नहीं हुआ होगा। अलबत्ता कुछ शेयर्स ऐसे होंगे वो इतने महान और इतने अजीम होंगे कि वो जहां पर थे 2017 में, यानी अगर वो 5 रुपए का शेयर था तो वो आज भी 5 या 7 रुपए का होगा, उसके अंदर इजाफा नहीं हुआ होगा। तो कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जो मार्केट के समझ लें कि बिल्कुल जो फेंके हुए और गिरे हुए या जो ख़राब अंडे हैं, आप उसको कह सकते हैं कि वो उनकी हैसियत रखते होंगे। तो उनसे आपने जो है वो बचना है, ऐसे शेयर्स के अंदर नहीं फंस जाना कि मार्केट का पूरा बुल फेज़ गुजर जाए और आपका शेयर जो है वो वहाँ पर बैठा रहे। वो 3-4 साल के अंदर जब इंक्रीज़ नहीं हुआ तो अब आगे जो है वो उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कंपनी कुछ नहीं कर रही, तो ऐसे शेयर्स जो हैं उनसे बचना चाहिए। बाकी मार्केट का जो बुल फेज़ है उसका जो टाइम स्पैन है वो बहुत बड़ा होता है, जो हम समझ रहे होते हैं कि शायद जो इंडेक्स जो है, इंडेक्स का अब टॉप लग गया है, इंडेक्स 2 लाख पे चला गया, 2.5 लाख पे चला गया, तो इसका मतलब है अब टॉप लग गया और मार्केट के अंदर जो बुल मोमेंटम है वो ख़त्म हो गया, बुल फेज़ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता। मार्केट्स जो हैं वो जिस लेवल तक मार्केट के पार्टिसिपेंट सोच रहे होते हैं कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, दरअसल मार्केट वहाँ से अपना बुल फेज़ आगे वहाँ से शुरू कर रही होती है। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट का जो बुल फेज़ है ये लॉन्ग लास्टिंग है। कम से कम जब तक हमारे दोबारा से 5 साल नए इलेक्शंस नहीं होते तब तक जो मार्केट का बुल फेज़ है यानी 2027 तक, तो वो हम कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। इन केस कोई मेजर जो बैड हैपनिंग है वो नहीं हो जाती, वो एक अलग से मामला है। मेजर बैड हैपनिंग जो है उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं, यानी रिजीम चेंज होना और बहुत सारे मसाइल का होना, ये मेजर बैड हैपनिंग्स हैं जैसा कि माजी में होती आई हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो मार्केट का जो बुल फेज़ है वो हमें कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा और मार्केट के अंदर जो छोटी बहुत करेक्शंस हैं वो होती हैं और होती रहेंगी। आज के जो 37 पॉइंट्स हैं वो तो महज एक हल्की फुल्की वीकेंड की प्रॉफिट टेकिंग है और कुछ नहीं है जो माइनस हुए हैं। इंशाल्लाह जो न्यूज़ का आउटफ्लो है ये सैटरडे संडे को, तो ये मार्केट का जो मोमेंटम है यानी वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर वो मंडे को तय करेगा और मंडे को जो मार्केट है एक अच्छा परफॉर्म करेगी। ख़ुसूसन जो टेक्नोलॉजी और ऑटो सेक्टर है ये दोनों अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आपके कुछ शेयर्स हों तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।